वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं है, थोड़ा बैड मॉर्निंग है। आप लोग ने लास्ट लेक्चर पूरा देखे नहीं, मतलब पूरे लोगों ने देखे नहीं है, तो दिस इज़ वेरी बैड। मैं पूरे रोज़े रख के यार नमाज़ पढ़ के आप लोगों के लिए पूरे लेक्चर्स बनाता हूँ। मैं थकता नहीं हूँ, दिन भर लेक्चर्स बनाता हूँ मैं अलग अलग क्लासेस के लिए। आप लोग ये लेक्चर नहीं देख सकते कंटिन्यू में। बेटा आप इतनी बेसिक सर्विसेज अगर आपको मिल रही हैं, अगर आप इसकी कीमत कदर नहीं करेंगे, कीमत नहीं करेंगे, तो क्या मतलब रहेगी। पढ़िए घर में। ये साल आप लोगों के लिए एक टेस्टिंग ईयर है, पढ़ना पड़ेगा। हम लोग भी आप लोगों के लिए उसलिए एफर्ट डाल रहे हैं। यूज़ करिए अपने टाइम को, वेस्ट मत करिए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनली। अब कल से टेस्ट चालू होगी, क्योंकि 2 हिस्ट्री पढ़ा के हो गई है, तो हिस्टोरिकल रिव्यू कल दोनों हिस्टोरिकल रिव्यू की टेस्ट देनी है आपको, भूलना नहीं है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में आज। तो बेसिक मीनिंग तो यार आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इट डील्स विद द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। नेशनल इकोनॉमी के छोटे से हिस्से में डील करता है। और उन छोटे हिस्सों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स। जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, एंड ऑल्सो एनालाइज द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। यानी अल्टीमेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कोई भी तुमसे पूछेगा ना व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तुम एक ही आंसर बोलना, इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ इंडिविजुअल्स एलोकेट देयर रिसोर्स, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। बस, कैसे इंडिविजुअल्स वेदर दे आर कंज्यूमर प्रोड्यूसर एलोकेट देयर रिसोर्सेज, एंड हाउ द मार्केट डिटरमाइन द प्राइसेस। बेसिकली तो हमने एक ही चीज़ पढ़ा कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। मॉरिस डॉब की पहली डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ इकोनॉमी। बराबर है कि नहीं। ये पूरी इकोनॉमी का पढ़ाया था लास्ट में, याद है। इतने सारे करोड़ों कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स और फॉर्म्स हैं। अब हर इंडिविजुअल के बिहेवियर को अगर आपको ऑब्ज़र्व करना है तो बारीकी से करना पड़ेगा, है ना। तो बारीकी से करने के लिए आपकी जो अप्रोच होगी वो कैसी होना, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप लेके नहीं बैठ रहे हम लोग, ऐसा मत सोचना, है ना। इट्स जस्ट वी आर जस्ट अपना आइसोलेट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद में एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन बनता है उसको बोलते हैं लॉज। ठीक है, ठीक, क्लियर है। ये होगी पहली डेफिनेशन। दूसरी एपी लर्नर की है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दोनों एक ही पर्सपेक्टिव से है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से। एपी लर्नर कहता है इट इज़ लाइक ये पूरी इकोनॉमी को हम लोग एक एक माइक्रोस्कोप से पढ़ रहे हैं। इट इज़ लाइक लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। सेम डेफिनेशन हुई ना। तो वो कंपेयर कर रहा है इकोनॉमिक सिस्टम को एक ऑर्गेनिज्म से। जो बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रिसर्च पढ़ी ना, ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो बोलता है इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है और ये बहुत सारे जो सेल्स है, जैसे ऑर्गेनिज्म में, इन सेल्स को उसने रिफ़र किया बहुत सारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से। समझा। तब इतने करोड़ों अरबों सेल्स होती है, तो उनको पढ़ने के लिए तो माइक्रोस्कोप अप्रोच लगेगी ना, कि वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। दिख रहा, दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब हम लोग स्कोप पढ़ने वाले, थ्योरी पढ़ने वाले। मेरा फेवरेट पार्ट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, आता ही है। तो स्कोप को ब्रैकेट में आप एक और चीज़ लिख लेंगे, सब्जेक्ट मैटर। इसको हम सब्जेक्ट मैटर भी कहते हैं। एक और लिख लेंगे थ्योरी, थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर मतलब व्हाट इज़ द बेसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो देखो ये ख़त्म ही कर दिया उसने बोल के। हम लोग पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, है ना। क्लियर, कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ रिसोर्सेज शुड बी एलोकेट। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले प्राइस थ्योरी। एक सिंपल थॉट है, प्राइस थ्योरी पढ़ने से पहले समझ लो प्राइस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में। क्योंकि हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, एडम स्मिथ, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन्हीं का तो वर्चस्व है भाई। कैसे, हाउ प्राइसेस, तो कैसे फाइंड आउट करते, जल्दी बोलो। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में हम पहले डिसाइड करते हैं कि लोगों को कौन सा गुड्स चाहिए, है ना, यही होता है ना। तो लोगों ने मान लो बोले कि ए गुड्स बनाओ,
तो हम पहले देखेंगे उसकी डिमांड कितनी है सप्लाई के मुकाबले, यानी हम कितना बना सकते हैं और लोग कितना चाहते हैं। इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप आएगा, फ्री मार्केट है ना, हम वही बना रहे हैं जो लोगों को चाहिए, हम वही वही सप्लाई करेंगे जो लोग डिमांड करेंगे। अब इसमें 3 रिलेशनशिप बनते हैं, या तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, या तो डिमांड ज़्यादा रहेगी सप्लाई के मुकाबले तो प्राइस बढ़ेगा फ्री मार्केट, या तो डिमांड कम रहेगी सप्लाई के मुकाबले, ऐसा हो सकता है तो प्राइस कम हो जाएगा, या डिमांड इक्वल रहेगी सप्लाई के मुकाबले, है ना, तो प्राइस क्या रहेगा, इक्वल। ये 3 रिलेशनशिप बन सकते हैं। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, तुम लोग बताना मुझे। तो पहले हम पता करेंगे कि लोगों को क्या चाहिए, सही है ना, यही होता है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी। फिर उसके हिसाब से हम उसको बनाते हैं। तो पहले हमने पता कर लिया, फॉर एग्जांपल देखो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मान लो हमने पता कर लिया कि लोगों को चाहिए ए गुड्स, इसकी डिमांड है। अब इसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? सर ए को बनाने के लिए पहले हम फैक्टर्स इकट्ठे करेंगे ना, सही है कि नहीं? मेरे लखते जिगरो सुन रहे हो कि नहीं? फैक्टर्स का नाम बोलो। सर लैंड, सर लेबर, सर कैपिटल, और आखिरी में एंटरप्रेन्योर, जो इन फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करेगा। अब फैक्टर डिटर्मिनेशन करेंगे, याद है? प्रोडक्ट का तो प्राइस फाइंड आउट करना ही है, डिमांड का फैक्टर्स का भी तो करना पड़ेगा भाई। लैंड का भी तो अपना एक मार्केट होगा, लेबर का भी तो अपना एक मार्केट होगा, कैपिटल का भी तो अपना एक मार्केट होगा। अब मेरे को लैंड चाहिए, अब लैंड स्कैरसिटी में है तो डेफिनेटली लैंड पे जो रेंट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ है कि ना? अब वो रेंट कहाँ जुड़ेगा, जो गुड्स में बना रहा हूँ उसमें। अबे हाँ कि ना? याद है कि नहीं, पढ़ाया था कि नहीं? प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो किसकी डिमांड होती है, फैक्टर्स की। अब फैक्टर्स का जो प्राइस होगा वो किस में जुड़ेगा, प्रोडक्ट में। फिर लेबर चाहिए मुझे, अब लेबर अबेंडेंस में अवेलेबल है तो वेजेस क्या हो जाएंगे, कम, तो वेजेस क्या में जुड़ेंगे, प्रोडक्ट में। लॉजिक समझ रहा है? कैपिटल चाहिए, कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट कम है या इंटरेस्ट ज़्यादा है तो काय में जुड़ेगा। तो ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं रेंट वेजेस इंटरेस्ट, ये कैसे डिसाइड हो रहा है, ये भी फ्री मार्केट है। तुम्हें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, कैपिटल है नहीं तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तुम्हें ज़्यादा लेबर चाहिए, लेबर है नहीं तो लेबर के वेजेस ज़्यादा होंगे। लॉजिक समझ रहे हैं? अभी जैसे आप मार्केट में जाओगे, फ्री मार्केट है ना, अभी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारे देश में, दुनिया में, अभी अगर आपको लेबर चाहिए तो वो बेचारा तो हो सकता है 50 रुपये में भी काम कर ले आपके यहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया कि नहीं नहीं मिनिमम वेजेस तो दो लोगों को। लॉजिक समझा? फ्री मार्केट के जो नुकसान होते हैं समझ रहे हैं? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट मतलब फिजिकल गुड्स, सर्विसेज नहीं। मैंने पढ़ाया था आपको एडम स्मिथ के बारे में। तो प्राइस कैसे डिसाइड होगा, डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। 3 रिलेशनशिप बता दिया मैंने आपको, है ना। डिमांड मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, और सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर? कंज्यूमर का बिहेवियर क्या बोलता है, वो अपने रिसोर्सेज को वहीं एलोकेट करेगा जहाँ से क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या बोलता है, वो अपने रिसोर्सेज वहीं एलोकेट करेगा गुड्स बनाने में जहाँ से क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। यही है कि नहीं? तो आप वही बनाओगे जो लोगों को सेटिस्फेक्शन दे, तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट। तो कौन से 2 मार्केट पढ़ रहे हैं अपन, एक प्रोडक्ट मार्केट, दूसरा फैक्टर मार्केट। सही है कि नहीं सही है? तो पहले पता कर लो लोगों को क्या चाहिए, फिर क्या इकट्ठा करोगे, क्या अरेंज करोगे फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है, जल्दी बोलो फास्ट। सबसे पहले कौन सा फैक्टर इकट्ठा करो, लैंड, नेचुरल फैक्टर। लैंड पे क्या पे करने वाले हो, रेंट एंड रॉयल्टी। तो ये भी किसके सबसे डिसाइड होगा, डिमांड ऑफ लैंड एंड सप्लाई ऑफ लैंड। सप्लाई समझता है ना, इंडिविजुअल से लैंड लेंगे ना हम लोग। सोसाइटी को जो लैंड मिला है वो तो नेचर ने लिमिटेड दे दिया है, इंडिविजुअल के पास तो अनलिमिटेड हो सकता है। अब जैसे मेरे को गोरलाल चौक में ज़मीन चाहिए दुकान खोलने के लिए, जैसे अपने शहर में एक चौक है ना, तो वहाँ ज़मीन चाहिए बट है नहीं, तो रेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। स्कैरसिटी है ना पे। वही कोई गांव देहात में जाऊँगा तो रेंट कम लगेगा, लॉजिक समझ रहा। शहर के बाहर जाऊँगा, फिर लेबर मार्केट में भी सेम ऐसी होगा, आई हैव टू पे वेजेस। या लेबर में अपन से मजदूर नहीं ले रहे, मैं भी एक लेबर हूँ, आपको पता है मैं भी एक लेबर हूँ। आर्किटेक्चर भी एक लेबर है, डॉक्टर भी एक लेबर है, जो अपना खून पसीना लगाए वो लेबर है ना। तो हमको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलता है, वेजेस का, और क्या बोल सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो वो भी किस पर डिपेंड है, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बोला ना, स्किलफुल लेबर की अगर आपको ज़रूरत है, पैसा देना पड़ेगा फेंक फेंक के आपको वेजेस। अभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वहाँ तो लेबर की डिमांड ही नहीं है, तो आप तो कितने भी वेजेस दोगे वो बेचारे आ जाएंगे, तो सस्ता पड़ेगा ना फिर आपको। कैपिटल पे क्या पे करते हैं पर इंटरेस्ट, सेम वही। अभी तो बैंक बोल रहा है प्लीज़ लोन ले लो, लोग बोल रहे ना 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 हम लोन नहीं लेंगे। तो इंटरेस्ट क्या है, कम है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम रखा है।
ठीक है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये साहूकार महाजन लोग जो होते हैं, हो सकता है गरीबों को लूट रहे हो अभी वो, है ना, वो गरीब उनसे पैसे ले रहा होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है गरीब आदमी बैंक के पास ना जाए, देखो सिक्योरिटी मॉर्गेज करनी पड़ती है या बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज होती है। ये सब फ्री मार्केट के हिसाब से हो रहा है, मगर नो ऑथोरिटीज डिसाइडेड द प्राइसेस, द मार्केट ओन डिसाइड। तो पहले क्या पता करोगे, क्या बनाना है, फिर किन चीज़ों से बनाना है। तो क्या बना रहे हो, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसकी भी डिमांड ज़्यादा होगी। यार एक बात बताओ, अब नेस्ले मैगी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो नेस्ले मैगी में जितने लोग काम करते होंगे तो वो बोलते होंगे ना नेस्ले को, क्या अरे हमारी वेजेस तो बढ़ाओ। उनको पता है ना, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम नहीं होगी। लॉजिक समझ रहा है? तो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ये भी अपने प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि अबंडेंस में है कि स्कैरसिटी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो ना, अच्छा मैं बाद में बताता हूँ। अब लैंड पे क्या पे करते हैं, रेंट, लेबर पे, वेजेस एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कैपिटल पे, इंटरेस्ट। और इन तीनों को देने के बाद जब बच जाता है तो आखिरी में इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जहाँ एंटरप्रेन्योर वर्ड आ गया, मतलब आप इसको कनेक्ट कर देना इनोवेशन से, जो कुछ नया करे एग्जिस्टिंग चीज़ों में, एग्जिस्टिंग सर्विस में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, वो एंटरप्रेन्योर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो शहर में दुकानदार है वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो कुछ नया नहीं कर रहे, वो जो माल आया है उसको बेच रहे हैं। नया मतलब समझ रहे हैं ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे नए नए फ़ोन निकालते हैं ना, आईफोन वाला, एग्जिस्टिंग फ़ोन में नए चेंजेस लाना, कार, होंडा एक्टिवा, ये इनोवेटर्स हैं। फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि फैक्टर के प्राइसेस क्या है या फैक्टर की अर्निंग क्या है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो कोई तो अर्न कर रहा है ना, जिसकी लैंड होगी वो अर्न करेगा, जो लेबर होगा वो अर्न करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो ना यार, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। ये हो गई आपकी प्राइस थ्योरी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, जो लिखा ना पर रिवॉर्ड्स, इनके लिए रिवॉर्ड्स है, फैक्टर मार्केट के लिए, ये भी तो एक मार्केट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो थ्योरी है नेक्स्ट की, थोड़ी आपको अल्फ्रेड मार्शल की झलक भी आएगी इसमें, हल्की सी वेलफेयर आ गया ना इसमें, इकोनॉमिक वेलफेयर। ये बड़ा आसान है यार, मगर बहुत चिल्लर है। अगर आपको अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना है, देखो वहाँ प्राइस थ्योरी पढ़ लिए मैंने, बोला ना दो ही बेसिस पॉइंट पढ़ने, प्राइस डिटर्मिनेशन, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है फ्री मार्केट इकोनॉमी बिलीव करो, है ना, तो आपकी, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने वाले हम लोग। तो अगर हम वही बनाएंगे जो लोगों को चाहिए, चलो आप मुझे आंसर देना, अगर हम वही बनाएंगे जो लोगों को चाहिए, सही आंसर देना, तो आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड होंगे कि ओवर यूटिलाइज्ड? सर ऑप्टिमम, क्योंकि हम वही बना रहे हैं जो लोगों को चाहिए। तो उससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी कम होगी कि बढ़ेगी? सर बढ़ेगी ना। सर अगर मैं वही बना रहा हूँ जो लोगों को चाहिए, तो डेफिनेटली मेरी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो बढ़ेगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि नहीं करूंगा। अभी जैसे सोसाइटी को क्या चाहिए राइट नाउ, सर एसेंशियल गुड्स, किराना स्टोर वालों को देखो क्या भीड़ लगी है, एसेंशियल गुड्स, मिल्क, सब्जियां, क्या प्रोडक्शन हो रहा होगा उन चीज़ों का। तो वही बना रहे हैं हम जो लोगों को चाहिए, एसेंशियल गुड्स। अभी कार थोड़ा बनाओगे तुम बैठ के, वेंटिलेटर्स बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिमांड बढ़ रही है ना। तो अगर वही बनाओगे जो लोगों को चाहिए, तो प्रॉपर एलोकेशन होगा कि नहीं होगा, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। दोनों एफिशिएंसी बढ़ेगी। कौन कौन सी? पहली एफिशिएंसी है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन, देखो लिखा ना, आपकी प्रोडक्शन तब एफिशिएंट होगा जब आप अपने मिनिमम रिसोर्सेज को, देखो लिखा है पर, मिनिमम रिसोर्सेज से क्या बनाओगे, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बनाओगे, अपने मिनिमम। तो ये तभी होगा ना जब आपको पता चलेगा लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा उल्टा तरीके से पढ़ाता हूँ। पहले हम पता करेंगे लोगों को क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखा है इसमें, ये तीसरा वाला पढ़ना, इट मीन्स वही चीज़ प्रोड्यूस करो जो लोगों को डिज़ायर्ड हो। तो अभी डिज़ायर क्या है, एसेंशियल गुड्स है। तुम जो बेचना चाहते हो वो मत बेचो, जो लोग खरीदना चाहते हो वो खरीदो। नोकिया बोलता था मैं विंडोज़ बेचूंगा, लोगों को एंड्रॉयड चाहिए था, बंद हो गया। और जिन्होंने एंड्रॉयड बेचा वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो बेचो जो लोगों को चाहिए। अब तुमने पता कर लिया कि लोगों को मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एसेंशियल गुड्स चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब तुम उसके लिए फैक्टर्स अरेंज करोगे, लैंड लेबर कैपिटल, फिर उसको प्रोडक्शन करोगे, फिर जो जितना भी लैंड लेबर कैपिटल जुगाड़ होगा उसको यूज़ करोगे। तो मैं इसको पहले लेता हूँ कि पहले पता करो लोगों को क्या चाहिए। ठीक है ना। ये पहले मैं इस पॉइंट को पहले लेता हूँ, लिखना आपको उसी सीक्वेंस मेरे बुक में दिया, मैं समझा रहा हूँ आपको मैं। फिर उसके बाद में आप ऊपर गए, है ना। अरे यार ये थोड़ा टेक्नोलॉजिकल ग्लिच हो ही जाता है, क्यों। ओके, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, हाँ थोड़ा सा ऊपर। अरे हाँ ना यार, क्या कर रहा है,
ठीक है। सबसे पहला थियरी क्या है, अरे यार ये क्या कर रहा है भाई, थोड़ा साइड हो जा। एक मिनट बच्चों, हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा इश्यू हो गया। सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन, सबसे पहले सर अपन ने अपने बता दिए वही बनाओ जो लोगों को चाहिए, बना दिए है ना, वही बनाए। उसके लिए फैक्टर्स इकट्ठा करेंगे। अब फैक्टर्स मिनिमम भी हो सकते हैं तो उनका मैक्सिमम यूज़ करो, तो प्रॉपर एलोकेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब सिर्फ आपका काम बनाना नहीं है, आपको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक बार बता, अगर कंज्यूमर को हम जो चाहिए वहाँ अगर पहुँचा देते हैं तो तभी तो उनका कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ना। देखो ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनका सेटिस्फेक्शन बढ़े। तो आपने जो बनाया है ना, आपने उसको बेच भी दिया और आपने वही बनाया जो लोगों को चाहिए, तो कंज्यूमर को भी सेटिस्फेक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर को भी मिल गया। मिलेगा कि नहीं मिला? तो आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट हो गए। कैसे? आपने वही बनाया जो लोगों को चाहिए था, कंज्यूमर के भी रिसोर्सेज प्रॉपर एलोकेट हो गए। क्यों? उसे जो चाहिए था वो मिल गया प्रॉपर क्वांटिटी में। समझा? समझा क्या है ना? हमने वही बनाया जो लोगों को चाहिए था, तो हमने पहले पता कर लिया लोगों की डिज़ायर क्या है, फिर अरेंज किए फैक्टर्स, फिर गुड्स का प्रोडक्शन किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया मार्केट में। तो आपने प्रॉपरली प्रोड्यूस किया जो लोगों को चाहिए था, तो प्रोड्यूसर का भी एलोकेशन हो गया और कंज्यूमर को जो चाहिए था वो मार्केट में मिल गया मिनिमम प्राइस पर, है ना, तो उसको भी एलोकेशन हो गया। तो कंज्यूमर को मिल गया सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर को मिल गया प्रॉफिट, तो जो उसके लिए सेटिस्फेक्शन है। लॉजिक समझा? अब नोकिया बोल रहा था मैं विंडोज़ बेचूंगा, तो लोगों को चाहिए नहीं ना भाई। अभी कपड़े की दुकान खुलेगी, मान लो कपड़े का जो प्रोडक्शन अगर, कौन खरीद रहा है अभी? अभी लोग दुकानों में जाएंगे ही नहीं कपड़े लेने के लिए। अगले 3-4 महीने तक तो जो मेरा जो अपना एनालाइजेशन बोलता है, आप करोगे क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके, या एक्स्ट्रा सेलिंग करके एक्स्ट्रा माल ला के रखोगे क्या? स्टॉक रखना पड़ेगा ज़बरदस्ती ना। ठीक है, समझा? थ्योरी ऑफ वेलफेयर, इससे वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को जो चाहिए था मिल गया तो वेलफेयर हुआ ना, और आपके भी रिसोर्सेज प्रॉपर्ली अलग गए, दैट इज अ वेलफेयर। ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक जो है, जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज है, तो एफिशिएंसी का मतलब समझ, जहाँ एफिशिएंसी वर्ड आया तो मैं एक वर्ड बताता हूँ, 3 चीज़ों पर फोकस करना, सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो एक बार बताओ, टाइम बचाना, आपको वही बनाना जो लोगों को चाहिए, कॉस्ट भी कम लगेगी क्योंकि आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करेंगे, बिकॉज यू नो व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, और क्वालिटी इंप्रूव होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हायर एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड एंड दैट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक फोकस है वो काय पे है? पहला क्या पढ़ा हमने? प्राइस थ्योरी, और दूसरा क्या पढ़े? रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड्स एंड कंज्यूमर साइड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी से या एक्सपेक्टेड वेरिएबल से, टोटल इकोनॉमी से, टोटल वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट डील विद, जैसे अपने को क्वेश्चन आया माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज लिमिटेड स्कोप, ये पूरा पैराग्राफ हम लोग लिख डालेंगे, पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना डेफिनेशन के साथ में। इट डज नॉट डील विद नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या लेना देना अनएम्प्लॉयमेंट से, है ना, बिकॉज इट डील विद द नेशनल प्रॉब्लम। बराबर है कि नहीं? उसके लिए जो पॉलिसी लगेगी वो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लगेगी, हाँ के ना, है ना। इट डज नॉट डील विद पॉवर्टी, बराबर है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने रीजंस होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने सर? 2 से ज़्यादा, तो वो मेनी वेरिएबल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, याद आया, है ना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितने वेरिएबल हम लोग पढ़ते हैं? 1 या 2 जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अदर वेरिएबल कॉन्स्टेंट। इनइक्वलिटीज़ जो आती है रिच और पुअर पे, ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। थ्योरी ऑफ ग्रोथ जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, पॉल सैमुएल्सन, याद आया? ग्रोथ यानी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्रोथ करना होगा तो हर फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड होता है। बिजनेस साइकिल याद आया? देखो कितना कनेक्ट होता है। बिजनेस साइकिल याद आएगा मेरे बच्चों? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, याद आया? तो मुझे बताओ ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू है कि माइक्रो इकोनॉमिक है? सर ये तो मल्टीपल फैक्टर्स पे बेस्ड है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक है। मॉनेटरी पॉलिसी, जहां मॉनेटरी पॉलिसी आ गया मतलब बोलो, मनी फ्लो इन द इकोनॉमी थ्रू द बैंक्स बाय द आरबीआई। कितना पैसा मार्केट में जाएगा बैंकों के थ्रू या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फंक्शंस के थ्रू, ये आरबीआई डिसाइड। कितना नोट हम छापेंगे, कितना हम देंगे, है ना, ये सब कौन डिसाइड करता है? करेंसी के बारे में आरबीआई। तो
तो अभी आप देख रहे होंगे हर 2 हफ्ते में 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में जा रही है कि बैंक्स लिक्विड हो और लोग पैसा ले बैंक से, क्योंकि अभी रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि लोगों के पास पैसा जाए, लोग उसको इन्वेस्टमेंट में करें या मार्केट में लेके आए पैसे को खर्च करें। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल आ गया मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, यानी बजट यानी टैक्सेशन, टैक्स पॉलिसी। फिजिकल फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी जो साल के अंत में बनाई जाती है, आपने देखा होगा फरवरी में प्रस्तुत की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। चेंज हो गया ना, मार्च नहीं हो गया, फरवरी हो गया। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनाई जाती है एक तो पहले अजम्पशंस पे होती हैं, फ्यूचरिस्टिक होती है, नॉर्मेटिव होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा, और एक फैक्टर पे बेस्ड नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर्स पे बेस्ड होती है कि नहीं होती है। शानदार। तो अगर क्वेश्चन आया अपने को कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड स्कोप, अपन ने छाप दिए उठा के यहाँ से, छाप नहीं दिए मतलब समझा दिया, पर और वर्ड जोड़ सकते हैं उसमें। मैं एक दो बार और जोड़ दूंगा कि आपको लिखने के लिए और एग्जांपल में आसानी हो। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट पेमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स। ये भी कौन सा फैक्टर है आपके बीच में, मैक्रो इकोनॉमिक है। इंपोर्ट अर्निंग्स, इंपोर्ट पेमेंट्स, सॉरी है ना, इंपोर्ट पेमेंट्स है ना, और एक्सपोर्ट अर्निंग्स। क्या ज़्यादा होना चाहिए बोलो सर? ये ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट हम लोग अभी मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी जो देश है हमारा वो निगेटिव डेफिसिट पे होता है। मतलब हम लोग सामान 100 रुपये का खरीदते हैं और बेचते हैं 50 रुपये का, तो 50% का हमेशा हम डेफिसिट में रहते हैं। तो वो उसी डेफिसिट को कम करने के लिए हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होगा, हमें अपने देश के अंदर गुड्स ज़्यादा बनाने में। तो ये कौन सा फैक्टर है? ये भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। इसलिए हम दूसरे, इसलिए तो हम चाइना का सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं ना, या तो हम खुद बना लें या कोई और देश से खरीदें। ठीक है, बिजनेस साइकिल समझा ना आप लोगों को, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन। ओके, पक्का समझा? ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें। देखो 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोगों ने, 3 क्वेश्चन। या तो हम लोगों को डिफाइन में ये दोनों डेफिनेशन आ सकती है, मीनिंग आ सकती है ऊपर की। शॉर्ट नोट में ये दोनों थ्योरी आ सकती है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर एक इस पर गिव रीजन आ सकता है हमको, या एग्री डिसएग्री आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक हैज़ लिमिटेड स्कोप, या माइक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो ध्यान रखने का अपने को। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो ग्रेट, फिनिश। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझा होगा जो मैंने पढ़ाया। ओके बच्चों, चलो बाय, टाटा।